ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो कल हमने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है, ह्यूमस सब तक देख लिया था हमने। आज स्टार्ट करेंगे, कुछ कुछ एक्ट इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स वगैरह हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है क्या मेरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट हमने ऊपर भी देखा था, क्या था इस एक्ट के अंदर, क्या था हमारा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमारा कुछ कुछ बॉडीज बनाया गया। जैसे एग्जाम्पल आज के टाइम में हम लोग देखते हैं, नेशनल पार्क हो गया हमारा, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया हमारा। वो सब जो बना था वो किस एक्ट के अंदर बना था, इसी एक्ट के अंदर बना था। मतलब क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में पास हुआ था, एनिमल्स इंक्लूडेड इन शेड्यूल। तो इसमें मैंने क्या डिसाइड बताया था आप लोग को, जो एनिमल्स और प्लांट्स होता है ना, उसको 6 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। शेड्यूल 1 से 4 तक क्या था कि ऐसा एनिमल्स को इस लिस्ट में रखा गया, मतलब 6 लिस्ट था। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ठीक। इसमें से क्या था, 1 से 4 तक शेड्यूल के अंदर जो एनिमल्स था उसका आप शिकार नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसका हंटिंग का प्रोहिबिशन था, ठीक है, क्लियर। मतलब क्या, 1 के अंदर जो हाईली प्रोटेक्टेड स्पेसिस था, फिर 2 के अंदर उससे कम स्पेसिस, मतलब ये चारों जो था मेरा प्रोटेक्टेड स्पेसिस है, ठीक। और बाकी 5, 6 के अंदर जो स्पेसिस था मेरा, वो क्या था, मेनली ऐसा स्पेसिस था कि जिसको आप परमिशन लेके इसको मार भी सकते हो, ठीक है। हमने देखा था 5 के अंदर क्या था, मेरा वर्मिन एनिमल था, जैसे एग्जाम्पल मंकी हो गया, गधा हो गया, बंदर हो गया, ठीक है, नीलगाय हो गया, ये सब था जिसको क्या परमिशन लेके मार भी सकते हो। तो ये हो गया। तो ये जो शेड्यूल, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में क्या क्या आया था, आपका नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, फिर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गया था, फिर शेड्यूल जो हम लोग देखते हैं ना, शेड्यूल और एनिमल्स लिस्ट, शेड्यूल लिस्ट वो आया था मेरा। एनिमल्स इंक्लूडेड इन द शेड्यूल आर प्रोवाइडेड फॉर टोटल प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटिंग एंड ट्रेडर एंड कॉमर्स रिलेटेड टू सच एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। मतलब क्या, उनका हंटिंग और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद उनका जो ट्रेड वगैरह होता है, कॉमर्स वगैरह होता है, ठीक है, उन पे वो रेगुलेशन किया गया, ठीक है। बैन नहीं किया गया, ये चीज यहाँ पे याद रखना, क्या इनका जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है उसको बैन नहीं लगाया गया, यहाँ पर स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया, ठीक है। क्लियर है चीज, बस याद ये रखना कि बैन नहीं हुआ था यहाँ पे। उनको बोला गया था भैया हम एनिमल्स को मतलब जो है प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक ना, उनको प्रोटेक्ट करेंगे हंटिंग से, और उनका जो ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करेंगे, जिससे इलीगल ट्रेड ना हो पाए। उनका मेन मोटिव क्या था, इलीगल ट्रेड को रोकना, ठीक है, लीगल ट्रेड किया था, क्लियर है। हाँ, इलीगल ट्रेड को रोकना। इलीगल ट्रेड कैसे रोकोगे आप, ट्रेड को अच्छे से रेगुलेट करके, स्ट्रिक्टली रेगुलेट करके, इससे कि आप इंश्योर करो कि ट्रेड हो रहा है वो रेगुलेट बॉडी फॉर्मल चैनल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, अब क्या होता है, मेरा एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होता है स्टॉकहोम में 1972 के अंदर, ठीक है। स्टॉकहोम में 1972 के अंदर होता है, एनवायरनमेंट वाज फर्स्ट डिस्कस एंड देयर आफ्टर 5 जनवरी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो क्या होता है कि स्टॉकहोम के अंदर 1972, हाँ भैया, हाँ, इस यही तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल आया है लिस्ट। हाँ हाँ, ये 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ना, उसी देखो, इसका मेन मोटिव क्या था, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो आप सभी जानवरों को तो एक जैसा प्रोटेक्शन दे नहीं सकते हो, तो आपको प्रोटेक्शन के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, भैया ये वीवीआईपी है, इसको ज्यादा अच्छे प्रोटेक्शन चाहिए, इसको कम प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ था। अब क्या था देखो, 1972 के अंदर क्या था, एक स्टॉकहोम में एक आपका कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, जिसके जिसके अंदर पहला बार दुनिया के लीडर्स ने मिलकर इन्वायरमेंट के ऊपर चर्चा किया था, इसलिए 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस स्टॉकहोम कन्वेंशन में पहला बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आया था। फर्स्ट टाइम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया था वो इसी कॉन्फ्रेंस में आया था, क्लियर है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो देखो, 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन जो मेरा हुआ था, वो वर्ल्ड का पहला बार ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड लीडर्स लोग आके इन्वायरमेंट के ऊपर चर्चा किया था, इसीलिए उसको हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन वहां मीटिंग हुआ था, ठीक है। इन्वायरमेंट वाज फर्स्ट डिस्कस्ड, इस कॉन्फ्रेंस में इन्वायरमेंट पहला बार डिस्कस हुआ था, और कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है यहीं से होकर आया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कंट्री में एक इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा। इम्यूनिटी टू द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर एनी एक्ट डन अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑफ एक्ट। मतलब क्या, इस एक्ट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ भी एक्शन लेता है किसी पॉल्यूटेड बॉडी को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, मतलब इम्यूनिटी रहेगा उसके वजह से। क्या होता है ना, जो हमारा आर्मी रीजन होता है अफसा वाला, ठीक है, जहाँ पे अफसा लगा हुआ है हमारा, तो वहाँ पे क्या होता है, आर्मी कुछ भी करे उनको, उनके पास इम्यूनिटी होता है, ठीक है, कि उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता उनके एक्शन के ऊपर। तो सेम इम्यूनिटी यहाँ पर भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी ऑफिसर्स को मिला हुआ है कि अगर वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, डिवाल द सिविल कोड फ्रॉम
हैविंग एनी जुरिडिक्शन टू इंटर ए प्रोसेस, मतलब क्या होता है कि सिविल कोर्ट जो किसी भी टाइप का उनके पास सिविल केसेस नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई किसी भी टाइप का सिविल केसेस नहीं हो सकता, क्रिमिनल केस हो सकता है, सिविल केस नहीं होता है, ठीक है। एक हमारा 1988 में गवर्नमेंट क्या होता है, टाइम टू टाइम फर्स्ट पॉलिसी लाते रहता है, ठीक है, लेकिन एक कॉमन चीज क्या है सारे फर्स्ट पॉलिसी में कि भैया हम अपना कंट्री का 1/3 एरिया जो है उसको फर्स्ट से कवर करेंगे, हुआ आज तक नहीं है बट हर फर्स्ट पॉलिसी में लिख देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉलिसी 1988 में जो आया था उसके अंदर क्या था भैया, सॉइल इरोजन को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब नेचुरल से बात है ना, फॉरेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन मोटिव क्या होगा, फॉरेस्ट को कंजर्व करना। फॉरेस्ट को कंजर्व करना इसका मतलब क्या भैया, डिफोरेस्टेशन रोकेंगे, एफोरेस्टेशन बढ़ाएंगे, सॉइल इरोजन को रोकेंगे, ठीक है, फ्लड वगैरह को मिटिगेट करने में काम आएगा, ड्रफ वगैरह को मिटिगेट करने में काम आएगा, सैंड ड्यून्स को रोकना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन करेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मेरा कंट्री के अंदर सोशल फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट आया ना मेरा, वो आया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से। अब सोशल फॉरेस्ट्री होता है क्या है, नेचुरल क्या, मान लो ये फॉरेस्ट है, ठीक, अगर मान लो कि ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहता है गांव में, तो क्या होता है नॉर्मली अपना डे टू डे मतलब चूल्हा वगैरह के लिए या फिर अपना नीड्स के लिए फॉरेस्ट में जाके वहां से लकड़ी चुन के लाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर प्रेशर हो रहा है, ठीक। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या आता है, ये बोला गया कि भैया जो गाँव का जो जो लोग है ना, वो अपना आसपास के एरिया में एक टाइप से या कॉमन लैंड पे अपना फॉरेस्ट उगाए, ठीक है, और वहीं से अपना नीड्स को पूरा करें, जिससे कि फॉरेस्ट के ऊपर जो बर्डन हो रहा है या फिर प्रेशर हो रहा है वो रिड्यूस हो सके मेरा। तो हाँ, फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इंक्रीजिंग सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहा था। हाँ ये सब था भैया, देखो ये सब नॉर्मल सब बात, बड़ा बात नहीं। हाँ हाँ, मतलब सॉलिजन को रोकना है, मतलब देखो यहाँ चेकिंग का मतलब क्या है, सॉलिजन को रोकना है, ठीक है, ये चेक करा है सॉलिजन आपका ना हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, अब जैसे पॉलिसी आता है हमारा, उसमें क्या लिखा है, चेकिंग करप्शन, तो इसका मतलब करप्शन का चेक करके चुपचाप रहेगा, मतलब उसको रोकने का ही काम उसका होता है। तो इंक्रीजिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड मैक्सिमाइजिंग सब्स्टिट्यूट वुड, तो मतलब वुड का सब्स्टिट्यूट हो उसको ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट को लाना है वुड का, जैसे कि फॉरेस्ट के ऊपर आपको कम प्रेशर पड़ सके। ये और इम्पोर्टेंट एक्ट है हमारा, कौन सा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। कंजर्वेशन, अब ये देखो ये एक्ट क्यों आया था, देखो हमने क्या देखा था, यूएनएफसीसी का जो मीटिंग हुआ था उसमें उसमें 3 आपका ट्रीटी आया था ना, यूएनएफसीसी आया था, एक आया था क्या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था ना, एक एक्ट था ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए था, एक क्लाइमेट चेंज के लिए था, एक क्लाइमेट चेंज के लिए था, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए था, और एक मेरा था किसके लिए, डेजर्टिफिकेशन के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था, मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी एक्ट अगर इंटरनेशनल लेवल पे साइन करता है, तो उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने कंट्री के अंदर उसको एक एक्ट बनाना पड़ता है, पॉलिसी बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि 1992 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाइवर्सिटी, वो मतलब जो अर्थ समिट में हुआ था हमारा, सीओडी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को साइन किया था, इसलिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसका क्लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने कंट्री में उसको एक्ट बनाना पड़ा। समझ में क्यों आया बैकग्राउंड, भैया क्लियर है तो। हाँ, मैं क्या बोला, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी अगर एक्ट इंटरनेशनल, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या होता है, कोई भी अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करता है ना, उस ट्रीटी का क्लॉज होता है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपने कंट्री के अंदर वो एक्ट बनाता है, ठीक है। जैसे आज के टाइम में हमारे कंट्री के अंदर कोई भी मान लो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एक्ट बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, क्योंकि इंडिया ने आईएलओ का जो मतलब वो कहीं ना कहीं कन्वेंशन होता है उसको साइन किया हुआ है, साइन किया हुआ इसलिए उसके ऊपर लीगली बाइंडेशन या फिर मोरल बाइंडेशन होता है, मोरली बाइंडेशन होता है कि भैया आपने साइन किया इंटरनेशनल स्पेयर में, तो आप उसको अपना इंप्लीमेंट करने के लिए अपने कंट्री। हाँ, इनिशिएटिव क्या ले लो, कुछ इनिशिएटिव ले लो अपनी कंट्री में, वही चीज है यहाँ पे। तो ऐसा है, हाँ, सभी केस में नहीं होता, क्या होता है गवर्नमेंट साइन तो कर देता है बट अपने कंट्री में कुछ बनाता नहीं है लॉ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो आईएलओ का ऐसे एग्जांपल, आईएलओ का इंडिया ने 8 कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने कंट्री में लॉ सिर्फ 6 को बनाया है, 6 के लिए, ठीक है, बाकी 2 के लिए साइन किया बट कुछ नहीं किया उसके लिए। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये देखो, अब समझ में आ गया कि हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्यों पास हुआ, क्योंकि भैया कंपल्सेशन था कि भैया हमने साइन किया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो 10 साल बाद किस तरह में किया यहाँ पे। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मेन मोटिव क्या था, नाम से ही पता चला है डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, इसका मतलब आपका जो इकोलॉजी के अंदर जो हमारा बायोडाइवर्स मतलब इन्वायरमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका सस्टेनेबल वे में यूज करना, सस्टेनेबल वे में यूज करना मतलब क्या, ऐसे यूज करना कि भैया ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ही खत्म कर दो, कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के रखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ना मेरा, ऐसे आप यूज करो सस्टेन कर सके वो रिसोर्सेज आपका, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ही खा पी खत्म। तो एक और चीज यहाँ पे यार, हाँ फॉर फ्यूचर जनरेशन, एक और चीज यहाँ क्या था, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट राइजिंग, तो ये है, देखो उसका क्या, आपका जो जेनेटिक रिसोर्सेज है, एग्जांपल आपका इन्वायरमेंट के अंदर जो अलग अलग स्पेसीज है, आपका जो अलग अलग
एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, तो उससे जो रिसोर्सेज आपको मिल रहा है, जो बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो बेनिफिट आप शेयर करो लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि सब बेनिफिट कुछ लिमिटेड लोगों तक ही रहे, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें जो क्या है, अब इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया। उस स्ट्रक्चर में क्या था, 3 टायर स्ट्रक्चर था। क्या, नेशनल लेवल पे आपको बनाया गया नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट लेवल पर बनाया गया स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, और लोकल लेवल पे बनाया गया आपका बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट लोकल लेवल। क्लियर है। अब फॉरेस्ट का, नेशनल पार्क का जो मान लो एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ता है, तो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से परमिशन लेना पड़ता है, और फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, फिर एक और बॉडी था मेरा, नेशनल वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी, उससे परमिशन लेना पड़ता है, जिसके चेयरमैन होते हैं हमारे पीएम। एक नया एक्ट आया था 2006 में, हमारा आया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये क्या था, इसमें यह बोला गया था भैया कि फॉरेस्ट के अंदर जो लोग रहता है ना, पहले क्या था कि उसके राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि भैया फॉरेस्ट के अंदर कोई बंदा अगर रह रहा है 3 पीढ़ी से, या फिर 75 ईयर्स से रह रहा है, या फिर 3 पीढ़ी से रह रहा है, तो वो उसके पास हक है उस फॉरेस्ट के अंदर रहने का, उसको कोई निकाल नहीं सकता फॉरेस्ट से, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ने मान लो माइनिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे दे दिया फॉरेस्ट के अंदर, तो सबका फोर्सफुल इविक्शन करवाया जाता था। लेकिन इसमें ये बोला गया था कि आपका मतलब 3 जनरेशन से अगर कोई रह रहा है फॉरेस्ट के अंदर, या फिर 75 ईयर्स या फिर 3 जनरेशन, तो उसका कहीं ना कहीं रहने का हक बन जाता है, वो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसके नाम पे वो जमीन हो जाता है एक टाइप से, उसको टाइटल राइट्स मिलेगा उसका। तो अब देखते हैं इसका डिटेल्स। फॉरेस्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू कल्टीवेट लैंड इन फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी राइट्स ओवर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मतलब उनका इंडिविजुअल राइट्स मिलेगा। इसके अंदर क्या बात किया गया, इंडिविजुअल राइट्स का बात किया गया और कम्युनिटी राइट्स का बात किया गया, ठीक है। 2 टाइप का राइट्स का बात हुआ इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज अ नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन, फॉरेस्ट रिलेटेड चीज है तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही होगा यहाँ पर, ठीक है। इन्वायरमेंट नहीं होगा, ट्राइबल अफेयर्स होगा, क्योंकि जब फॉरेस्ट के अंदर लोगों का राइट्स का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे राइट्स का मतलब मेनली क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एसटी पीपल का बात कर रहे हैं, ट्राइबल पीपल का बात कर रहे हैं, ठीक है। Recognition of forest rights of other traditional forest dweller provided they have at least 75 years और 3 जनरेशन prior to 2000, मतलब इस एक्ट के पास होने के पहले से ही वो लोग या तो 75 साल से जंगल में उस एरिया में रह रहे हो, जंगल के अंदर, या फिर 3 पीढ़ी से वहां पे रह रहे हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द लैंड, इतना उससे क्या होगा कि उसका मतलब अपना एक लिमिट दिया गया, 4 हेक्टेयर तक, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक उनको अपना इंडिविजुअल राइट्स मिलेगा फॉरेस्ट एरिया में, जो कि 3 पीढ़ी से रह रहा है या फिर 75 साल से वहां रह रहा है। क्लियर है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैव बीन इंक्लूडेड अलोंग विद रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया एंड रिकॉग्नाइज्ड साइट, मतलब क्या कि पहले क्या था, नेशनल पार्क में पहले क्या सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट में के अंदर ये राइट्स, लेकिन अब क्या हुआ कि नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर भी अगर कोई रह रहा हो, आपका मतलब ट्राइबल ग्रुप, तो उसके पास भी राइट्स होगा, अगर वो 75 साल से या फिर 3 पीढ़ी से वहां रह रहा है तो वहां रह सकता है। क्लियर है। राइट्स शैल बी हेरिटेबल बट नॉट अनलिटेड और ट्रांसफर, मतलब क्या, राइट जो उसको मिलेगा, मान लो कि गवर्नमेंट ने उसको राइट दे दिया, ठीक है भैया आप 75 साल से यहाँ रह रहे हो या 3 पीढ़ी से आपको रह रहे हो यहाँ पे, तो ये एरिया जो है आपका राइट्स है। तो ये जो राइट्स है, ये बंदा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है, या इसको छोड़ नहीं सकता है। ये भले ही इसका बेटे को मिल जाएगा वहां पर, ठीक है, इसके नेक्स्ट जनरेशन, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है। Rights shall be heritable but not alienable or transferable. Gram Sabha designated as competent authority for enacting the process of determining the nature and extent of individual community forest. मतलब क्या हुआ, अब देखो, इस ट्राइबल एरिया में जो ग्राम सभा होगा, या फिर इस विलेज में के आसपास जो ग्राम सभा होगा ना आपका, ठीक है, तो उस ग्राम सभा के पास ये अथॉरिटी होगा कि वो डिसाइड करेगा भैया किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। या फिर जो मिलेगा तो उसका नेचर क्या होगा, लिमिटेशन कितना का पावर का नहीं होगा, उसको डिसाइड करेगा। उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लाया था स्कीम, उसमें किया था कि टोटल अगर मान लो कि 100 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट है, ठीक ना, अगर किसी कंपनी को मिला 100 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट, तो उसके ऊपर कंपलसरी है कि भाई 1 करोड़ आपको एफोरेस्टेशन के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। 1 करोड़ जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड, मतलब रोड के दोनों साइड पेड़ पौधा लगाने में खर्च करना पड़ेगा, मतलब 1% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट। तो 1% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल हाईवे प्रोजेक्ट शुड बी कीप्ड असाइड फॉर द हाईवे प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेरे को लगेगा, हाँ नहीं 4 में, क्योंकि एक्वेटिक एरिया है ना आपका, एक्वेटिक सेंसिटिव एरिया होगा थोड़ा सा, इसीलिए एक बार फिर से देख लो। मेरा सबसे पहले क्या होता है, ये रहा मेरा लैंड, ठीक है, यहाँ से मेरा कोस्ट लाइन स्टार्ट होता है, तो ये जो इसके बाहर का जो कोस्ट लाइन के बाद का जो एरिया होगा, ये मेरा 4 में आ जाता है, ठीक है, ये मेरा 4 में आ जाता है टोटल। अब इस साइड से क्या होगा, कोस्ट लाइन के आसपास का जो एरिया मेरा क्या हो गया, 3 1 में हो गया पहला, ठीक, जहाँ पे कोई भी आपका मतलब डेवलपमेंट नहीं, काम नहीं हो सकता है, सिवाय उसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लाइक एटॉमिक प्रोजेक्ट हो गया, नेचुरल गैस का पाइपलाइन हो गया, ये सब चीज, साल्ट हार्वेस्टिंग, ये सब चीज, ठीक है। फिर आता है मेरा 3 वाला, फिर आता है 2 वाला। क्लियर है। 2 वाला थोड़ा म्यूनसिपैलिटी मेरा पड़ जाता है, बिल्डिंग परमिशेबल होता है, ठीक है।
3 वाले में क्या होता है, ज्यादा परमिशेबल नहीं होता है, कोई नो डेवलपमेंट जोन होता है मेरा, ठीक है। खाली यहाँ पे थोड़ा खेती वगैरह आप कर सकते हो 3 वाले में, ठीक है। अब क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसका एक इंपॉर्टेंट मेरा रूल्स आया था क्या, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017। हमने क्या वेटलैंड के बारे में पढ़ लिया था, वेटलैंड मेरा क्या होता है, हमने ये भी देख लिया था, वेटलैंड जो डिफाइन हुआ था रामासार साइट्स के अंदर, वो सब भी हमने देख लिया था। रामासार साइट्स के अंदर मॉन्टेक्स लिस्ट करके समथिंग था, वो भी हमने देख लिया था। अब देख लेते हैं क्या इसके अंदर क्या बोला गया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेटलैंड मैनेजमेंट। इसमें ये बोला गया था कि वेटलैंड मैनेजमेंट का जो होगा, अगर वेटलैंड को मैनेज करना है तो मेरे को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो हमारा लोकल अथॉरिटी के पास, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है आपको डिसेंट्रलाइज वे में ज्यादा अच्छे से मैनेज हो सकता है, ठीक। गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रिगार्डिंग मॉनिटरिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास जो पावर रखा क्या, सिर्फ मॉनिटरिंग का, बाकी जो पावर है रेगुलेशन का वगैरह का सब कुछ दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। इट रिप्लेस सेंट्रल वेटलैंड अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी विद नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी। पहले क्या होता था हमारे 2017 के पहले कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में होता है, ठीक है। तो इस रूल्स ने क्या किया, इस सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिप्लेस करके एक न्यू बॉडी बनाया, नेशनल वेटलैंड कमिटी, ठीक है, जिससे रोल जो होगा वो एडवाइजरी होगा। क्लियर? स्टेट और यूटी वेटलैंड अथॉरिटी प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी रेगुलेटेड एंड परमिटेड विद इन द नोटिफाइड। अब क्या होगा देखो, अब क्या स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी जो होगा जिसके एरिया के अंदर वेटलैंड आ रहा है, वो एक लिस्ट बनाएगा कि भैया क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे मतलब परमिट करना है, कोई किस किस को परमिट नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? तो क्या क्या परमिट करना है, क्या परमिट नहीं करना है, किसके हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के पास है। इसमें क्या है, प्रोहिबिट इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड, तो वेटलैंड के आसपास जो इंक्रोचमेंट करता है उसको प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। वहां पे सॉलिड वेस्ट डंपिंग आप नहीं करोगे, ठीक है। कोई अपना अनट्रीटेड वेस्ट को आप मतलब ह्यूमन सेटलमेंट से जो मतलब इंसानी बस्ती से या फिर इंडस्ट्री से जो आपका जो वेस्टेज जाता है तो आप उसको वहां पे डंप नहीं करोगे। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द एक्ट डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड डू नॉट इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि पहले क्या होता है वेटलैंड में हमने सब चीज पढ़ा था, लेकिन अब क्या होता है, एक क्या होता है वेटलैंड, एक हुआ नॉर्मली हम लोग को जो मानते हैं वो, एक क्या होता है जो बात एक्ट के अंदर लिखा गया, ठीक है। तो जो क्या हम नॉर्मली क्या मानते हैं, वेटलैंड वो एरिया जहाँ पे भैया पानी जमा होता है, ठहरा होता है पानी का। क्लियर है? लेकिन एक्ट के अंदर बोला गया है कि भैया ये चीज होगा जो कि वेटलैंड के अंदर आएगा, ये चीज होगा जो वेटलैंड में नहीं होगा। कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड डू नॉट इंक्लूड चैनल्स, लाइक रिवर चैनल होता है वो आपका इरिगेशन कैनाल हो गया, वो पैडी फील्ड को इंक्लूड नहीं किया इन्होंने, ठीक है। मैन मेड वाटर बॉडीज टैंक को इंक्लूड नहीं किया, एक्वा कल्चर को इंक्लूड नहीं किया, सॉइल प्रोटेक्शन जहां पे होता है वहां पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया उस एरिया को, रिक्रिएशन एरिया को इंक्लूड नहीं किया, इरिगेशन पर्पस के लिए जो बॉडी बना था उसको इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम इन याद रखना है क्योंकि यहाँ पे आया था क्वेश्चन पर। तो बाय दिस न्यू डेफिनेशन क्लोज टू 65% ऑफ वेटलैंड कंट्री विद लू स्टेटस ऑफ वेटलैंड। तो पहले क्या था, अब पहले इससे पहले 2017 के पहले जो रूल था ना हमारा, उसके अंदर पैडी फील्ड, चैनल, इरिगेशन कैनाल, ये सब ऑलरेडी वेटलैंड के अंदर में था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू रूल में जो बनाया तो इन सबको बाहर कर दिया। इन सब बाहर करने का कारण ये हो गया कि हमारा जो टोटल एरिया जो वेटलैंड के अंदर था वो रिड्यूस होगा, 65% से रिड्यूस हो गया। अगर मान लो पहले अगर 100 हेक्टेयर था मेरा वेटलैंड के अंदर में, तो अब सिर्फ बचा 35 हेक्टेयर, बिकॉज गवर्नमेंट ने बाकी सब एरिया को हटा दिया। गवर्नमेंट ने क्यों हटाया, उसका रीजन क्या होता है, अगर वेटलैंड के अंदर रहेगा तो ज्यादा रेगुलेशन होगा, उसको गवर्नमेंट डाइवर्ट नहीं कर सकता अदर प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन वेटलैंड हटा, अगर डेफिनेशन चेंज कर दिया उसने, अब वेटलैंड का स्टेटस वो खो चुका है, बिकॉज क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो चुका है हमारा, तो इसलिए गवर्नमेंट अब उसको यूज कर सकता है बाय गिविंग दिस एक्सक्यूज। ठीक है भैया। ओल्डर प्रोविजन, ओल्डर प्रोविजन अपीलिंग टू एनजीटी डज नॉट एग्जिस्ट। पहले क्या होता है कि अगर वेटलैंड के अंदर कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप जाके एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? लेकिन 2017 में जो रूल आया उसमें ये बोला गया ओल्डर प्रोविजन ऑफ अपीलिंग टू एनजीटी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब पहले जो एनजीटी में आप कंपेयर कर सकते थे वेटलैंड का, गवर्नमेंट ने अगर वेटलैंड को चेंज किया है, डाइवर्ट किया किसी प्रोजेक्ट में या फिर कुछ वहां पर गलत हो रहा है, तो उसको लेके आप ऑथोरिटी के अगेंस्ट में एनजीटी में जा सकते थे। लेकिन वो प्रोविजन था नए वाले में, वो प्रोविजन भी हटा दिया कि आप एनजीटी में अब नहीं जा सकते हो। क्लियर है? क्लियर है भैया? एक सेकंड रुकना, टाइटल खो दिया वेटलैंड का अपना। और उसके अलावा क्या था, एनजीटी में पहले क्या था, जा सकता था कोई बंदा इसके खिलाफ में, लेकिन अब वो जो प्रोविजन था वेटलैंड से रिगार्डेड एनजीटी में जाने का, वो भी हटा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये डेटा है मेरा, क्या गुजरात के अंदर लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड, मतलब टोटल जो इंडिया के अंदर जो वेटलैंड का एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जो एरिया है वो कहाँ, गुजरात के अंदर है। क्लियर है? लक्ष्य दिख रहा है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेटलैंड इट्स ओन ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक, अगर मतलब क्या है कि टोटल परसेंटेज ऑफ लैंड, मतलब अगर मान लिया जाए गुजरात के अंदर, मान लो कि आपका एक मतलब इंडिया के अंदर मान लो कि आपका 100 हेक्टेयर वेटलैंड है गुजरात में, सबसे ज्यादा एरिया, सबसे लार्जेस्ट एरिया, ठीक है। हाँ, परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया
परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया मतलब क्या, अगर मान लो हमारा क्या है कि अगर मान लिया जाए कि लक्षद्वीप जो है हमारा मान लो कि 100 हेक्टेयर का है, ठीक ना, अगर मान लो वहाँ पे 20 हेक्टेयर एरिया में वेटलैंड है, तो उसका क्या 20% ऑफ टोटल एरिया उसका क्या है कि अपना वेटलैंड है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर देखा है टोटल परसेंटेज ऑफ देयर ओन लैंड, क्लियर है, वहाँ पे हाई देखा है तो ये जो लक्षद्वीप के अंदर, क्लियर है चीज भैया। ठीक है, एक हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम 2002 में स्टार्ट हुआ था, मेरा लॉन्च हुआ था। इसमें क्या बोला गया था कि हमारा जो प्लांटेशन करना है, अब नाम से पता क्या है कि एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है तो मतलब कुछ ना कुछ प्लांटेशन का बात होगा, ठीक है। एक फार्म मेरा क्या होता है ये देख लो। इंडिविजुअल फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू प्लांट ट्री ऑन देयर ओन फार्म लैंड टू मीट द डोमेस्टिक नीड ऑफ द फैमिली। फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, गवर्नमेंट इंडिविजुअल फार्मर्स को प्रमोट करता है, भैया आप अपने जो नीड्स वगैरह होता है उसको आप अपने फार्म पे या फिर जो आपका जमीन है उसके ऊपर आप मतलब प्लांट वगैरह प्लांट करके, ठीक है, अपना नीड को पूरा करो, ठीक है। एक होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो कम्युनिटी को बोलता है कि भैया कि आप एज अ कम्युनिटी या मेंबर आप कॉमन लैंड पे अपना फॉरेस्ट वगैरह मतलब उगाओ, जिससे कि आपका जो कम्युनिटी का नीड है वो पूरा हो सके, ठीक। तो फार्म फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है, फार्म फॉरेस्ट्री टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल पर्सन एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री टॉक अबाउट इंडिविजुअल मतलब कम्युनिटी, क्लियर है। इसमें क्या होता है कम्युनिटी लैंड पे होता है, प्राइवेट लैंड पे नहीं होता है, जबकि यहाँ फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है प्राइवेट लैंड पे होता है और कम्युनिटी वाले में कम्युनिटी पे होता है, क्लियर है। हमारा क्या है, एक नेशनल बैम्बू मिशन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद 100% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब बम्बू प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल बम्बू मिशन ऑर्गेनाइज किया था, स्टार्ट किया था, जिसका कि 100% जो होता है वो कौन फंड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है हमारा क्या है, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी, क्योंकि एक एक्ट के थ्रू बना था हमारा, ठीक है। person who has been granted approval shall transfer any biological resources। हाँ भैया, हाँ भैया। ये आपका रिप्लेसमेंट ऑफ वुड हो सकता है, आपका रिप्लेसमेंट ऑफ वुड है, इको फ्रेंडली है आपका, ठीक ना। ये एक रीजन है आपका। स्ट्रॉन्ग भी है आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ वुड का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है आपको, बहुत सारा रीजन है आपको। दूसरा ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपका डेजर्टिफिकेशन या मतलब जहाँ जहाँ एरिया आपको डेजर्टिफिकेशन से बचाता है ये आपको, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है हमारा ये। तो हाँ, नो पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल शैल ट्रांसफर एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और नॉलेज एसोसिएटेड टू अदर एक्सेप्ट विद द परमिशन। देखो अब क्या है कि मैंने क्या देखा, नेशनल मेरा क्या देखा था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था, ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या था कि भैया आपका जो किसी एरिया का यूनिक बायोडाइवर्सिटी उसको प्रोटेक्ट करने का बात था कि आपका एक होता है ना, मान लिया जाए इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई बायोलॉजिकल नॉलेज है, ठीक है, या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इस एरिया का, ठीक, क्लियर है। तो आप उस नॉलेज को या उस रिसोर्सेज को बिना नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के परमिशन के किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्लियर है। क्लियर है ना। अगर मान लो किसी को उस रिसोर्सेज को यूज, मान लो कि मैं मान लिया जाए कि मैंने कुछ रिसर्च वर्क किया, ठीक, रिसर्च वर्क करके एक न्यू प्रजाति बनाया, ठीक है। मैंने मान लो कि जेनेटिक जेनेटिक करके एक न्यू प्रजाति बनाया, ठीक है। मान लो मैंने न्यू प्रजाति जाति बनाया, लाइक एग्जांपल मैंने काव बफेलो को मिला के एक सांड बना दिया, ठीक है। अब क्या है कि सांड राइट मेरे पास आ गया कि भैया मैंने उसको बनाया। तो अब क्या है कि बिना इस बॉडी के अप्रूवल के मैं उस सांड को किसी और को नहीं सौंप सकता हूँ, क्लियर है। या फिर उसको मार्केटाइज कमर्शलाइज नहीं कर सकता मैं, क्लियर है, क्योंकि वो राइट्स मेरे को मिला है तो मैं ही यूज करूंगा, ठीक है। अगर मतलब किसको ये बायोलॉजिकल का राइट्स मेरे को मिला है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड राइट्स मेरे को मिला है, तो भैया मैं ही उसको यूज कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, अगर मेरे को ट्रांसफर करना पड़े तो मैं इस बॉडी से परमिशन लेना पड़ेगा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से। इसका काम ये है कि कंट्री का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना और उसका जो ट्रेड वगैरह होता है उसको रेगुलेट करना, क्लियर है। अब एक आया था, ये हमने पहले भी देखा था, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इतना कि हमारा जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना था वो क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना था मेरा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या एनजीओ है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ करता है, ठीक है। ट्रस्ट नाम आ गया तो वहां से भी आप समझ सकते हो कि नाम में ट्रस्ट ना था, गवर्नमेंट बॉडी तो नहीं होगा ये। ये चीज हमने पहले भी देखा था, दोबारा आ गया, रिवाइज कर लेते, कोई बात नहीं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी हमें देखा था 1982 में, क्या हुआ था, रियो डी जेनेरियो में मेरा क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, ऑल्सो नोन एज रियो समिट, रियो कन्वेंशन, अर्थ समिट हेल्ड इन रियो जेनेरियो इन 1992, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल। इसमें इसके अंदर क्या क्या आपका निकल के आया था, हमने तीन चीज तो देखा था, तीन बॉडी में निकल के आया था, कौन कौन सा बॉडी निकल के आया था भैया, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया था, ठीक है, यूएनएफसीसी आया था, और यूएनएफसीसी हो गया, एक हमारा
यूएनसीसीसी था, ठीक ना, मतलब क्या, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए था, ठीक है। 3 बॉडी में निकल के आया था, इसमें से 2 मेरा बाइंडिंग था। मैंने क्या देखा था अभी तक, मैंने क्या देखा था, क्योटो प्रोटोकॉल वो सिर्फ बाइंडिंग था, उसके अलावा अभी तक हमने कोई बाइंडिंग नहीं देखा था। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के बाद क्या है कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, ये दोनों भी बाइंडिंग है मेरा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब कंट्री ने एक बार साइन किया तो उसको, मतलब मान लो कंट्री ने साइन किया उस एग्रीमेंट को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, तो उसको अपने कंट्री में कंपलसरी वो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज जैसे हमने क्या देखा था, आई आई मैंने क्या बताया था, इंडिया ने आईएलओ का 8 कन्वेंशन को साइन किया है, 8 को, ठीक है। लेकिन 8 में से सिर्फ 6 के लिए ही अपने कंट्री में लॉ बनाया इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बाइंडिंग नहीं था, ऑप्शनल था, तभी तो गवर्नमेंट ने उसको मतलब साइन करके भूल गया। अगर मान लो कि बाइंडिंग होता तो गवर्नमेंट अगर साइन किया तो उसको कंपलसरी करना ही करना पड़ता अपनी कंट्री में वो करने के लिए। हम्म। तो हाँ, ये चीज तो हमने देख लिया कि भैया आपका जो यूएन सबमिट हुआ था, जो आर्ट सबमिट हुआ था 1982 के अंदर, उससे 3 बॉडी निकल के आया था, इसमें से 2 मेरा बाइंडिंग था, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज निकल के आया था मेरा, क्या, एजेंडा 21। ये मेनली एजेंडा 21 हम लोग आगे देखेंगे, तो मेरे याद रखना कि एजेंडा 21 जो था वो भी हमारा अर्थ समिट से निकल के आया था, ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या होता है, देखो, एक्शन प्लान ऑन यूएन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ समिट। ये जो एजेंडा 21 है किससे रिलेटेड है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। बस इतना में अपना काम हो जाएगा, क्लियर है। नहीं, 2021 में था, इसमें 21 पॉइंट्स को था वो, मतलब एक टाइप से दिया डिफाइन किया है, ये 21 पॉइंट है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अगर हमको सस्टेनेबल, ये 21 मतलब इसके अंदर क्या था, 21 पॉइंट था, ठीक है, 21 पॉइंट था, उसको ये बोला गया था, ये 21 पॉइंट फॉलो करके हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना है। हमारा गोल है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये उसी टाइम में हुआ था, ये 1982 में हुआ था मेरा, इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अर्थ समिट में हमारा हुआ था। इसका मेन ये देखो, मैंने क्या बताया था आपको कि पहले क्या होता है, लोग गोल डिसाइड करता है, ठीक है। गोल डिसाइड कर लिया कि भैया मेरे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक। अब उस गोल को पूरा करने के लिए इसने क्या बोला कि एक कुछ पॉइंट्स बना हुआ, 21 पॉइंट, उसी लिए इसका नाम रख दिया एजेंडा 21। तो हमको ये याद रखना कि एजेंडा 21 जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसका मेरा एक और कन्वेंशन साइन हुआ था, कौन सा, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया था, आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया था, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हमारा अर्थ समिट पे साइन हुआ था, ये हमारा, इट इज अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन, कवर ऑल इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम लोग इन्वायरमेंट के हर साइड को देखना पड़ेगा, तभी हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर पाएंगे। अगर सिर्फ एनिमल को देख रहे हैं, सिर्फ प्लांट को देख रहे हैं, तो हम लोग हाफ, वो मेरा मतलब एक टाइप से एटीट्यूड हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो अगर हम लोग रियल में अगर बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो हमको एनिमल, प्लांट, इकोसिस्टम सबको देखना पड़ेगा। तो इट इज ए लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन, कवर ऑल इकोसिस्टम्स, स्पेसीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक, सब कुछ कवर करता है। उसका मेरा एक प्रोटोकॉल मेरा क्या है, काटेंगा प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ ये सब याद ना भी रहे ना, ये सब याद नहीं भी रहे, तो खाली ये याद रखना है, काटेंगा प्रोटोकॉल जो था वो बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। इतना हमें अपना काम हुआ, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही आता है बस, क्योंकि बायो सेफ्टी याद रहेगा तो अल्टीमेटली याद आइडिया आ ही जाएगा कि आपका मतलब ऑप्शन रिलेटेड। तो काटिंग अप प्रोटोकॉल बायो बायो सेफ्टी में क्या बोला गया था, इंश्योरिंग प्रोटेक्शन इन द फील्ड ऑफ सेफ ट्रांसफर, मतलब इसमें ये बोला गया कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो आपका होता है ना, ठीक है, चाहे वो आपका मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आपका, उसमें जो आप ट्रेड ट्रेड वगैरह करोगे या ट्रांसफर वगैरह करोगे, तो उसको आप अच्छे से रेगुलेट करो, अच्छे से हैंडल करो, ये ensure protection in the field of safe transfer, handling and use of living modified organisms resulting from modern biotechnology and specifically focusing on transpondary movement। जो मैंने बताया ना, गाय भैंस को मिला के आपने बैल बना दिया, उसका ये कहना था, बैल का जो ट्रांसफर आप करोगे ना एक जगह से दूसरी जगह तक, उसमें आप सेफ्टी का इंश्योरिंग करोगे, प्रोटेक्शन इंश्योर करोगे उसका, ठीक है, वही सब बात है। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आपका न्यू बायोलॉजिकल मतलब ऑर्गेनिज्म से हुआ है आपका, तो उसका ट्रेड में आप प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, क्लियर है। तो एक हमारा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्या देखना का, नायोगा प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। इसमें ये बोला गया था भैया कि जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज करके अगर मान लो किसी को फायदा हो रहा है, अगर मान लो कि ये एक ट्रैवल ग्रुप है, ठीक ना। अब हर ट्रैवल ग्रुप के पास क्या होता है, कुछ यूनिक नॉलेज होता है, ठीक, ठीक है, कुछ यूनिक नॉलेज है, तो मान लो ऐसा, अब ऐसा क्या कि अगर मान लो कि किसी ग्रुप या किसी कंपनी ने, तो यहाँ पे मान के इनका ट्रैवल नॉलेज को लेकर फिर इसको कमर्शलाइज कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो कि ये लोग कुछ मेडिसिन बनाते थे अपना नॉर्मल से, तो उसको मान लो इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या, इसका ये प्रोटोकॉल में ये बोला गया था कि भैया ये हमको इंश्योर करना है, जो जेनेटिक रिसोर्सेज से जो हम लोग को फायदा हो रहा है ना, वो फायदा जो है सबको मिले, ठीक है, क्लियर है। तो नायगा प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस to genetic resources and fair and
इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। क्लियर ये चीज भैया? चलो, अब ये तो हमने पहले भी देख चुके हैं क्या, रामासार कन्वेंशन और वेटलैंड। कुछ याद ना रहे तो भैया रामासार कन्वेंशन और वेटलैंड याद रखना कि रामासार कन्वेंशन जो वेटलैंड के ऊपर है। ये क्या इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, देखो ये याद रखना पड़ेगा कौन सा ट्रीटी आपका इंटर गवर्नमेंटल है कौन सा नहीं है। मतलब इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी का मतलब क्या, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, हर कंट्री के गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट डील्स विद द पर्टिकुलर इकोसिस्टम, ठीक है। ये अकेला ऐसा एनवायरमेंट ट्रीटी है जो कि पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से रिलेटेड करता है, ठीक है। मतलब सिर्फ वेटलैंड इकोसिस्टम से है, ठीक है। उसके अलावा जितना भी टोटल इकोसिस्टम को लेता है, फिर टोटल बायोडाइवर्सिटी को लेता है। बट वो रामासार कन्वेंशन इकलौता ऐसा कन्वेंशन है मेरा, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को ले रहा है मेरा, ठीक। हाँ, रामासार इज नॉट एफिलिएटेड विद यूएन सिस्टम। इसको याद रखना कि रामासार जो है हमारा यूएन सिस्टम के अंदर में नहीं है, ठीक है। बस ये इंडिपेंडेंट है इसका। हाँ, उसका हमने क्या देखा था, रामासार क्या होता है क्या। हाँ भैया, हाँ भैया, रामासार देखो मैंने क्या बताया था। ये लोग क्या होता है, इंटरनेशनल लीडर्स क्या होता है, एक शहर में मिलता है, ठीक है। एक शहर में मिलकर मान लो कुछ डिसाइड कर दिया गया, तो उसी शहर के नाम पे उसका कन्वेंशन, ठीक है। मान लो एक्स सिटी है, ठीक है, एक्स सिटी में मिला वर्ल्ड के लीडर, तो वहां मान लो डिस्कस किया लोगों ने, कुछ डिस्कस करके कुछ फाइनलाइज किया कि भैया हम ये सब काम करेंगे। तो मान लो कि उन्होंने 4 पॉइंट डिस्कस किया, भैया हम ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्स प्रोटोकॉल कहलाएगा, या फिर एक्स ट्रीटी कहलाएगा, या फिर एक्स कन्वेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो सिटी के नाम पर डिपेंड करता है। रामासार जो आपका शायद इसराइल में एक सिटी है आपका, ठीक है। वहीं पे ये मिला था सब लोग, वहीं पे डिस्कशन हुआ था, फाइनलाइज हुआ था, इसलिए उसका नाम हमने रख दिया रामासार कन्वेंशन। क्लियर है? हाँ, अब क्या कि अब मैंने क्या बताया था, रामासार कन्वेंशन के अंदर क्या होता है, ऐसे तो वेटलैंड डिफाइन होता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट आपका वेटलैंड है, उसको हम लोग क्या होता है, एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाल के रखते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया ऑलरेडी, ठीक है ना, कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है वेटलैंड के लिए होता है, रामासार कन्वेंशन के अंदर ही है। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सा है मेरा, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, 3 था मेरा, 3 था। एक चिल्का सबसे पहला जो इंक्लूड होता चिल्का लेक था, लेकिन क्योंकि चिल्का लेक जो था वो बाद में रिकवर कर गया, इसलिए उस लिस्ट से उसको हटा दिया गया। क्लियर है? इसलिए एट प्रेजेंट उसमें सिर्फ 2 आपका वेटलैंड है इंडिया का। कौन कौन सा है, कोलोराडो नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में, ये 2 आपका मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर में, ठीक है। स्टार्टिंग में 3 था, बट एक बाद में रिमूव हो गया, चिल्का लेक, ठीक। उसके बाद एक और है मेरा क्या भैया, वो क्या, वो टाइम बेटर टाइम क्या, वो रिकवर कर गया अपने आप को, उसने हील कर लिया, इसलिए उसको रिमूव कर दिया गया। उसको लगा कि उतना ज्यादा खतरे में नहीं है, इसीलिए। एक मेरा और डिक्लेरेशन है क्या, चैंग वॉन्ग डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एंड वेलबींग ऑफ वेटलैंड, ये भी वेटलैंड के ऊपर ही है मेरा। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना कि बताओ भैया कि ये सब टीटी में से वेटलैंड के ऊपर कौन कौन सा मतलब रिलेटेड है वेटलैंड से। तो एक एक मेरा और क्या था, ट्रैफिक, ठीक है। फुल फॉर्म में नहीं जाना है हम लोग को। ट्रैफिक इज ए जॉइंट कन्वेंशन प्रोग्राम ऑफ, ये याद है ट्रैफिक क्या है, एक जॉइंट कन्वेंशन प्रोग्राम है, कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जो कि वर्ल्ड वाइड फंड और आईयूसीएन का हमने देखा था कि आईयूसीएन क्या होता है, यूएनडीपी और मेरा डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। तो ट्रैफिक का एक जॉइंट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जो कि मैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और आईयूसीएन ने मिलकर स्टार्ट किया है, ठीक। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इसका मेन काम क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ में ट्रेड होता है ना, चाहे एनिमल का चाहे प्लांट का, वाइल्ड लाइफ का ट्रेड है, उसको मॉनिटर करना, ठीक है। अब बस इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं उतना चीज, तो मेनली वही है, बस आपको पढ़ना, आपको याद करना पड़ेगा। तो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल और बोन कन्वेंशन। इसलिए याद रखना कि बोन कन्वेंशन जो मेरा है ना, बोन कन्वेंशन ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज जो है मेरा, या बोन कन्वेंशन, ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या है, ये इट कंजर्व टेरिटोरियल। अब क्या था, अब देखो इसमें माइग्रेटरी स्पेसीज को कंजर्व करता है, ठीक है। तो इसके लिए माइग्रेटरी स्पेसीज कहाँ कहाँ पे, टेरिटोरियल मतलब जमीन पे जो होगा माइग्रेट स्पेसीज वो, ठीक। एक्वेटिक में होगा वो, ठीक है। उड़ने वाला जो एनिमल्स होगा वो, ठीक है। थ्रू आउट देयर रेंज, मतलब क्या, अगर मान लिया जाए कि कोई एक माइग्रेटरी स्पेसीज है, वो साइबेरिया से उड़ रहा है, इंडिया में रुक रहा है आके, उसके बाद अफ्रीका जा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये टोटल एरिया को हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा थ्रू आउट देयर रेंज। क्लियर है? इट इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, मतलब क्या हर गवर्नमेंट के लीडर्स ने यहाँ पे जाकर साइन किया था। ये किसके में, अंडर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर में, ये, ठीक। इट इज ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइज्ड इन द कन्वेंशन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। ये अकेला ऐसा है कि जो कि माइग्रेटरी स्पेसीज का कंजर्व की बात करता है, ठीक है। क्लियर है? थ्रू आउट देयर माइग्रेशन रूट, थ्रू आउट देयर थ्रू आउट माइग्रेशन रूट की।
एक मेरा क्या होता है इंटरट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, बेकार चीज हटा, बुक में था इंक्लूड कर दिया, बट ऐसा बेकार ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं होता है। एक याद रखना क्या, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये याद रखना पड़ेगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो मेरा हुआ था पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रोकने के लिए या फिर मॉनिटरिंग करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, मतलब साइन हुआ था। क्लियर है। उसका एक आता है मैं क्या, बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन क्या बोला गया, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल। मतलब क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई वेस्ट अगर इम्प्रूव मतलब ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका, तो उसका ट्रांसपोर्ट किसी कंट्री में हार्म को ना पहुंचा पाए, उसी को मॉनिटर करने का काम है इसका। कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड डिस्पोजल। क्लियर है। एक आता है रोटेटम कन्वेंशन। रोटेटम कन्वेंशन क्या है, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर प्रायर इन्फॉर्मेशन कंसेंट प्रोसीजर। मतलब क्या इसमें ये बोला गया है भैया, आपको अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको कुछ भी मतलब ट्रेड करना हो जो कि बायोलॉजी को हार्म कर सकता है, तो आपको पहले से अप्रूव उस कंट्री का परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मतलब बिना बताए कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री को। ठीक है। तो इट इज a legally binding obligation for prior information consent procedure initiated by UNEP and FAO। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको इससे नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्लियर है यहाँ तक। देखो मैंने बहुत ही बोला तो कुछ भी फालतू चीज नहीं, बुक के अंदर लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन जैसे क्वेश्चन में आता है ना वैसे ही मैंने दिया हुआ है। क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन देखा करेंगे, बस ये लाइन याद रखना है, भैया कन्वेंशन किससे रिलेटेड है बात करते हैं। एक मेरा दूसरा क्या है, कन्वेंशन और कंपार्ट डेजर्टिफिकेशन। नाम से क्लियर क्या कि भैया डेजर्टिफिकेशन जो मेरा हो रहा है उसको रोकने के लिए बना होगा मेरा। ठीक है। तो इट इज सोल लीगली बाइंडिंग, ये भी क्या है, लीगली बाइंडिंग है। तो लीगली बाइंडिंग जो है उसका एक लिस्ट अलग से बना लेना पड़ेगा। ठीक है। तो इट इज सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो मतलब वही है कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल लैंड को मैनेज करना है मेरा, जिससे कि डिजर्टिफिकेशन ना हो पाए, और जो एरिया डिजर्ट हो चुका है उसको वापस मतलब रिवर्स करना। एक मेरा क्या, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन। ठीक है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन मतलब वही कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कि जो आपका वेल मछली का वो होता है ना एग्जाम्पल शिकार, तो उसको रोकने के लिए बनाया गया था मेरी। एक में आता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या था, प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एंड इट्स। ठीक है। अब क्या था वियना में, वियना कन्वेंशन जो था वो किसके लिए था, ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ठीक है। वियना कन्वेंशन था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था कि वैसा एलिमेंट या फिर वैसा सब्सटेंस जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है उसको रिड्यूस करने के लिए। क्लियर है। इस क्लियर हुआ तो। हम्म। उसका क्या है कि मैं किगाली एलिमेंट हुआ था एग्रीमेंट, उसमें क्या था, ये भी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसने क्या किया, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसका कि मेन क्या था कि ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचाता है सब्सटेंस उसको कंट्रोल करना। तो वो क्या हुआ कि वो बाद में जाके उसको अमेंड करके किगाली एग्रीमेंट के थ्रू उसको अमेंड किया गया, और ये डिसाइड किया कि भैया फेज वाइज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है। क्लियर है तो यहाँ तक। हमने ये ऑलरेडी देखा था कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ग्रीहास जो होता है एफएओ का चलाया हुआ चीज है। ठीक है। उसका हमने क्या देखा था, मिनी माया कन्वेंशन मरकरी के ऊपर है। क्लियर है। अब आरईएम करके एक चीज होता है, मेरा एक यूनिट होता है जिससे हम लोग ये इंडिकेट करते हैं कि बायोलॉजिकल डैमेज कितना हुआ हमें किसी एरिया का। ठीक है। वो आयोडीन 131 क्या होता है, अगर आपको मान लो रेडिएशन वगैरह फैल रहा है तो उसमें आपको कम मतलब एक तरह से हेल्प करता है। आयोडीन 131 प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर टेस्ट इज पास टू वेजिटेशन एंड देन अपीयर इन मिल्क ऑफ अ कैटल फेड आउट टू ह्यूमन। मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं ना, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, जो रेडिएशन रिलीज होता है ना मेरा, उस रेडिएशन से मेरा आयोडीन 131 प्रोड्यूस होता है, जो कि उस एरिया के आसपास के वेजिटेशन पे मतलब जाता है। ठीक है। वेजिटेशन पर जब मतलब जानवर खाएगा तो उस जानवर के अंदर जाएगा, तो जानवर से उस जानवर के मिल्क में जाएगा, उस मिल्क के थ्रू ह्यूमंस में आएगा। ठीक है। क्लियर है। ये जो अगर ह्यूमंस में आएगा तो क्या होगा, वो रेडिएशन वाला मिल्क हमारे थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। स्पेशली चिल्ड्रन के। क्लियर है। अब हम लीड देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज ऊपर देखा था कि कैंसर एलिमेंट से क्या नुकसान होता है। ठीक है। तो कुछ कुछ आया था वापस से, तो वहां पर रिपीट हो गया। तो ये लीड क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है एनिमल और प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए भी होता है। ठीक। लीड जो होता है हमारे लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। हीमोग्लोबिन का फॉर्म क्या होता है कि ऑक्सीजन को ब्लड के साथ बाइंड करने का। ठीक है। क्या करता है, कहीं ना कहीं उस बाइंडिंग को इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारा ह्यूमन के अंदर जो ब्लड में ऑक्सीजन जो होता है वो कमी हो जाता है। एबनॉर्मलिटी इन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी, तो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचाता है ये। एक होता है मेरा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होता है मेनली, ये आपका ग्राउंड वाटर इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि बोन्स वगैरह पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है। ठीक है। कि आपको मतलब पाँव वगैरह मोड़ने में प्रॉब्लम होगा, घुटना का दर्द होगा। ठीक है। इसी कारण नॉक नी सिंड्रोम आता है आपका। ठीक।
मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। एक मेरा क्या है, ट्रांसफेट आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो क्या होता है ना, मेरा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आप कोई भी चिप्स वगैरह खाते हो, कुछ भी आप खाते हो ना, फास्ट फूड, ठीक है, तो मेनली उसमें क्या होता है का ट्रांसफेट यूज होता है। अगर आपने कोई पैकेट देख लिया होगा उसके ऊपर लिखा होता है कि ट्रांसफेट कंटेंट इतना है उसके अंदर, ठीक। तो मेनली क्या होता है, ये किसी भी अगर मान लो कि आपका ऑयल है, ठीक ना, कोई भी ऑयल है उसका हाइड्रोजनेशन हम लोग करवाते हैं, ठीक, उस प्रोसेस से ये तैयार होता है। ये ह्यूमंस के लिए नुकसान है, ठीक, कहीं ना कहीं ये नुकसान इसलिए क्योंकि ये ओबेसिटी हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, ये सब इंक्रीज कर देता है। इसलिए क्या हुआ कि डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है कि हम लोग 2023 तक ट्रांस फैट को है फेज आउट कर लेंगे, ठीक है, 2023 तक ट्रांस फैट को फेज आउट कर लेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हम ये काम 2022 में ही कर लेंगे। करे ना करे, हेडलाइन तो बन गया ना। चलो, हाँ, तो ये ट्रांसफर ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑयल, क्लियर है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन। एक मेरा क्या है देखो, एक आता है मेरा क्या है, योकाची अस्थमा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण मेरा होता है। क्या इतना मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं यूपीएससी कभी जिंदगी में। एक बार क्या होता है इटाइटाइडीज, हमने ऑलरेडी क्या हुआ था, इटाइटी क्या, इटाइटाई क्या था भैया, कैडबरी याद है, कैडबरी, ठीक है, इटाइटाई, इला इला, आउच आउच, याद आया, यही है। इटाइटाई डिजीज क्या है, कैडमियम कारण होता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा बोन्स वगैरह सॉफ्ट हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, कैसे होता है कि क्या होता है कि बहुत सारा माइनिंग कंपनीज क्या होता है कि आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है रिवर में ही आपका मतलब वॉश आउट करता है, तो रिवर में ही छोड़ देता है, इस कारण क्या कैडमियम जो है वो रिवर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। एक होता है मेरा ब्लू बेबी सिंड्रोम, मैंने क्या बताया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है कि बच्चे के अंदर देखते हैं, बच्चा जब बॉर्न करता है, तो मैंने देखा था ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, वो आपका नाइट्रेट के कारण होता है। नाइट्रेट कॉन्टेमिनेशन ग्राउंड वाटर होता है, उसके कारण आपका होता है। उसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है उसके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही नॉर्मली होता है कि बहुत सारा जो इनबॉर्न बेबी होता है ना आपका, जो बॉर्न बेबी बॉर्न करता है, वो भी कभी कभी क्या होता है ब्लू बॉर्न करता है, हल्का फुल्का ब्लू होता है। तो वहाँ पे क्या डॉक्टर उसका वैसे पिछवाड़े वैसे थपथपाता है, ठीक ना, जिससे कि उसका बॉडी का जो ब्लड फ्लो ठीक ठाक हो जाए। हाँ, पूरा ब्लूइश होता है, तो डॉक्टर से उल्टा करके तो थपथपाता है ना पिछवाड़े में उसके, जिससे कि ब्लड हो जाए। तो ये नाइट्रेट, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, नाइट्रेट कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन बेबी लीडिंग टू डेथ, क्लियर है। ये बच्चों में होता है क्या, उनका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का। एक मेरा क्या आता है, न्यूमोक्लोसिस ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ कोल डस्ट इन लंग्स ऑफ कोल माइनस ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लंग डिजीज, क्लियर है। क्या होता है, नेचुरल से बात है, क्या सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को होगा, मतलब सिलिका में, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ सिलिका इन द लंग्स ऑफ वर्कर वर्किंग इन सिलिका इंडस्ट्री, क्लियर है। फिर मेरा एक और डिजीज है क्या, ये क्या नाम है, इम्फेसीमा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेंसिटिव टिश्यू ऑफ लंग्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। याद है तो अच्छा है, वरना इग्नोर मारो, आगे बढ़ो। चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ये मूवमेंट कुछ नहीं था, ये था कि भैया कॉन्ट्रेक्टर लोग जो जंगल काटने आया, तो वहाँ की औरत लोग ने ये बोला, भैया जंगल काटना है तो हमारी लाश पर से गुजर के जाना पड़ेगा। सब लोग पेड़ को से चिपक गए थे, भैया काटना है पेड़ को तो हमको काटो पहले। वही था चिपको मूवमेंट, उत्तराखंड में हुआ था। तो हिमाचल और उत्तराखंड लेकर कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना उत्तराखंड में हुआ था। एपिको मूवमेंट क्या हुआ था, ये भी इसी टाइप का था। जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था कि ये मतलब डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए, उसी के इंस्पायर होके एपिको मूवमेंट हुआ था। कहाँ पे, कर्नाटका में और साउथ इंडिया में, ठीक है। एक हमारा नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड है, हाँ भैया, एपिको मूवमेंट वो भी हुआ था इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए, मतलब वो कि इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसी सब के लिए हुआ था। ए, नहीं नहीं मतलब स्टेट नहीं, मतलब इन्वायरमेंट अवेयरनेस का मिल प्रोग्राम था ये मिल, ठीक है, कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। और दूसरा बात ये देखो, जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट जो भी होता है, इंटरनेशनल अवेयरनेस जो भी होता है, तो कहीं ना कहीं स्टेट एक्शन के खिलाफ ही होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई स्टेट ने प्रोजेक्ट दिया होगा, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए लोग आके कॉन्ट्रेक्टर लोग ये सब काम कर रहा होगा, तो फिर लोग होंगे, ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये क्वेश्चन आ चुका था एक बार, क्या नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो क्या है, आपको देख के क्या लगेगा, नेशनल वेस्टलैंड है, तो कहीं ना कहीं देख के लगेगा इन्वायरमेंट होगा, लेकिन नहीं, इन्वायरमेंट नहीं है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है, क्लियर है। एक मेरा क्या आता है, बायो एसे इज अ टेस्ट इन विच ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस और द इफेक्ट ऑफ एनी अदर फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर और एनी अदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। मतलब क्या, बायो ऐसे एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें कि हम लोग एक बायोलॉजिकल और एक ऑर्गेनिज्म का यूज करके ये पता लगाते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या मेरा कुछ चेंज आया है या फिर इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस क्या है, हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है।
एक होता है फ्लैगशिप स्पेसिस। फ्लैगशिप स्पेसिस क्या होता है, जो कि स्पेसिस बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है उस चीज को और उसको कंजर्वेशन चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नीड्स फॉर कंजर्वेशन, दीज स्पेसीज आर चूजन फॉर देयर वल्नरेबिलिटी, जो मैंने बताया बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। दीज स्पेसीज आर चूजन फॉर देयर वल्नरेबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस और डिस्टिंक्टनेस, ठीक है, अलग से। इसलिए अब कीटोन स्पेसीज क्या होता है, ऐसा स्पेसीज जो कि एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, वो पूरा उसके कारण उसके रहने या न रहने से पूरा इकोसिस्टम पे हमारा नुकसान पहुंचेगा, जैसे हमारा टाइगर का स्पेसीज, ठीक है। अगर मान लिया कि हमारा इकोसिस्टम में अगर टाइगर कम हो जाए या फिर जो कार्निवोरस एनिमल कम हो जाए तो होगा क्या कि नेचुरल हमारे नीचे क्या है कि भैया आपका घास है, प्लांट है, ठीक है, ऊपर कार्निवोरस एनिमल है, ठीक। तो अगर मान लिया जाए टाइगर आपका गायब हो जाता है, टाइगर गायब इकोसिस्टम से हमारा, तो अब क्या होगा कि हार्बिवोरस एनिमल्स क्या होगा, ज्यादा पॉपुलेशन, इसको खाने वाला तो कोई है नहीं, तो खाने तो कोई है नहीं, गाय बकरी को खाने वाला तो है नहीं, एग्जाम्पल। अब क्या होगा, इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा बहुत ज्यादा, क्लियर है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जितना पॉपुलेशन का बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लांट या फॉरेस्ट लोग खाएगा, क्या बात है, जितना ज्यादा प्लांट और फॉरेस्ट खाएगा हमारा कहीं ना कहीं ओवर ग्रेजिंग होगा, ओवर ग्रेजिंग का हमारा प्लांट का पॉपुलेशन घटेगा, क्लियर है, टोटल इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। Clear? ये समझ रहा है, इसलिए क्या है कि हार्बीवोरस को खाने के लिए भी टाइगर, ये जो इसका इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर टाइगर पॉपुलेशन घटेगा तो कहीं ना कहीं हमारा टोटल इकोसिस्टम हमारा नुकसान हो जाएगा, ये प्लांट का पॉपुलेशन भी घटना स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो कीटोन स्पेसिस क्या होता है, कीटोन स्पेसिस इज ए स्पेसिस whose addition to or loss from an ecosystem leads to major change in abundance or occurrence or at least one other species, मतलब जिसका एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से किसी मतलब एक स्पेसिस किसी एक दूसरे स्पेसिस का पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्लियर है। ऑल जैसे मतलब कि जितना टॉप प्रेडेटर है आपका, टाइगर हुआ, लायन हुआ, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, आर कंसिडर्ड एज कीटोन स्पेसिस बिकॉज इट रेगुलेट ऑल अदर एनिमल पॉपुलेशन, क्लियर है। It regulates all other animal population indirectly. If ketone species is lost, it will result in a degradation of whole ecosystem. Clear है? Lichens are indicator of air quality and are sensitive to sulfur dioxide. ये हमने ऑलरेडी देखा है कि lichens को हम लोग एज ए बायो इंडिकेटर यूज करते हैं क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन कितना हुआ नहीं हुआ उसका हमको बताता है। अब एक आता है मैं फाउंडेशन स्पेसिस, हमने क्या बताया था, फाउंडेशन स्पेसिस क्या होता है, फाउंडेशन स्पेसिस इज ए डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम बोथ इन टर्म्स ऑफ एविडेंस एंड इन्फ्लुएंस। फाउंडेशन स्पेसिस क्या होता है कि मान लिया जाए, मैंने बताया ना कि आपका मान लो कि नया नया वॉल्केनो निकला है, ठीक है, उस एरिया में कोई अगर मान लो कि नया नया आपका स्पेसिस निकला है, ठीक, तो वो मेरा फाउंडेशन स्पेसिस हो जाएगा जो कि उस एरिया में डोमिनेट करेगा। हमने देखा था मैमल सब, हमने रेप्टाइल्स मैमल सब पढ़ा था, वहां पे हमने ये चीज देखा था, बट ऑलरेडी फिर आ गया तो देख लेते एक बार कि वार्म ब्लडेड मेरा क्या है, मैमल्स और बर्ड्स कौन है, मेरा वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। अब क्या है कि रेपिटाइल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब एम्फीबियंस हो गया, फिश हो गया, सब मेरा क्या है कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए क्या होता है कि जब भी धूप वगैरह निकलता है, सूरज सनलाइट क्या होता है, सनलाइट में लोग क्या होता है सी बीच पे आके ऐसे मतलब आराम से लेट जाता है, ठीक है, धूप खाने के लिए, क्योंकि उनका बॉडी क्या है कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। एक मेरा क्या होता है एस्टिवेशन, ये क्या होता है, ये देखो, state of inactivity and a lowered metabolic rate that is entered in response of high temperature and arid condition। मतलब बहुत सारे एनिमल्स क्या होता है ना कि अगर मान लो कि आपका कंडीशन ऐसा हुआ जो कि बहुत हार्श कंडीशन होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है अपना बॉडी का टेम्परेचर को कम कर लेता है, रेगुलेट करता है, जिससे कि अपना मतलब आपने क्या देखा भालू जैसे होता है, ठीक है, वो क्या करता है आपका हाइब्रिडेशन पे जाता है ना, समथिंग क्या होता है कि वो आपका 6 महीना के लिए जब तक आपका इन्वायरमेंट मान लो कि वो बहुत ज्यादा ठंडी में हो गया, ठीक है, तो क्या करता है सिंपली कि जाके अपना बॉडी का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करके 6 महीने चुपचाप सोए रहता है, ठीक है। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी उसका बॉडी पूरा इनएक्टिव रहेगा, एंड लोअर मेटाबॉलिक रेट भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि भैया उस टाइम में उसको पता है कि खाना मिलने वाला है नहीं, ठीक है, उस टाइम में खाना मिलने वाला है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी है या फिर मतलब बहुत ज्यादा आपका हार्श कंडीशन है बाहर में, ठीक है, तो उसको पता है खाना मिलने वाला है नहीं, तो फालतू में बॉडी का एनर्जी वेस्ट करके फायदा क्या, तो उसका बॉडी विद द टाइम क्या वो अडॉप्ट कर गया सिस्टम के लिए कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है वो अपने खुद के बॉडी को हाइब्रिड कर सकता है, मतलब एक टाइप से वैसा सिस्टम में ला सकता है कि वहाँ पर बॉडी टेम्परेचर जो उसका है कम हो जाए, मतलब रेगुलेट हो जाए, ठीक, और प्लस उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो कम हो जाए, जिससे कि उसका जो एनर्जी है कम लॉस हो और उसका फूड डिमांड कम हो, ठीक है, ड्यूरिंग हॉट ड्राई सीजन, नॉट नेसेसरली समर मंथ, ठीक है, मतलब हॉट ड्राई सीजन में हो सकता है जो गर्मी के महीने में ही हो। इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स आर बोथ, अब मतलब क्या होता है देखो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका है तो क्या होता है ये आपका वर्टिब्रेट एनिमल मतलब हर टाइप का एनिमल क्या होता है इस टाइप का स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है आपका, ठीक है,
क्लियर है? जैसे क्या होता है कि आपका जो पोलर रीजन में जो एनिमल होता है वो क्या करता है, अपना बॉडी टेम्परेचर ठंडी के मौसम में इतना ज्यादा कम कर लेता है कि उसके ऊपर पूरा बर्फ जमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे फिर गर्मी का मौसम आता है, बर्फ पिघलता है, तो वापस से वो फिर अपना रेगुलर एक्टिविटी में करना स्टार्ट कर देता है हम लोग। क्लियर है? हिंदी का टर्म मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मेरा समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको हर्विवेशन समथिंग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नाम मैं बोल रहा हूँ अ, जो भी हटा। हाँ ये रहा, हाइबरनेशन, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक डिप्रेशन। एनिमल अपना क्या होता है, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लेता है, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय लोअर बॉडी टेम्परेचर, स्लोअर ब्रीदिंग, अपना ब्रीथिंग रेट को भी स्लो कर लेता है लोग, ठीक है। लोअर मेटाबॉलिक, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी रेट को भी स्लो कर देता है। स्पेशली कब होता है, विंटर सीजन में होता है, व्हेन फूड सप्लाईज आर लिमिटेड, जबकि फूड सप्लाई आपका लिमिटेड हो। क्लियर है? क्लियर है तो भैया ये चीज। अब देखो, अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो आपका फॉरेस्ट सर्वे करता है ना, दो टाइप फॉरेस्ट सर्वे होता है। क्या होता है, वो लोग देखता है क्या, भैया ये रहा मेरा फॉरेस्ट सर्वे जो होता है, उसमें क्या था, देखा था भैया कि मेरा फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है। उसका ये देखा जाता है कि फॉरेस्ट एरिया के बाहर कितना एरिया मेरा ट्री कवर है। क्लियर है? तो फॉरेस्ट कवर अलग होता है, ट्री कवर अलग चीज होता है। ये चीज क्लियर हो गया? ट्री कवर होता है कि आप देखो, अब जंगल क्या मतलब फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो भी प्लांट रहेगा वो सब फॉरेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो भी ट्री रहेगा उसको हम ट्री कवर में जोड़ेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ट्री कवर क्या, ट्री पैचेज आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। क्लियर? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो ऑलरेडी क्या आपका जो लेक होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन कवर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। मेनली तीन पार्ट डिवाइड करते हैं। मेनली क्या होता था इसमें कि आपका कम होता था न्यूट्रिशन, हमने देखा था पहले क्लास में, क्या न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग लेक को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं होता, बहुत कम न्यूट्रिशन होता है। एक में क्या होता है, ठीक ठाक न्यूट्रिशन होता है। एक में क्या होता है, ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। जो ज्यादा जिसमें होता है, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जिसमें होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोटॉपिक लेक। यूट्रोफिकेशन अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से डील किया था, इसे रिपीट नहीं करने वाला फिलहाल। तो ऑलिगोट्रॉफिक लेग क्या होता है, लो प्राइमरी प्रोड्यूसर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे लो न्यूट्रिएंट कंटेंट है इसके अंदर। क्लियर है? मैंने बताया था ऑलरेडी, अब याद आया कि नहीं? हाँ भैया। हाँ, ऑलिगोट्रॉपिक लेग क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका कम है तो सिंपल सा बात है, अगर न्यूट्रिएंट कम है तो एल्गल भी वहाँ पे कम ही होगा, ठीक। एल्गी होगा, एल्गी अगर कम है तो प्राइमरी प्रोडक्शन भी आपका कम होगा वहाँ पे, ठीक है। अगर ठीक क्लियर है, अगर प्राइमरी प्रोडक्शन कम है, एल्गी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वाटर बहुत ही क्लीन है, ठीक है। उसका ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी भी अच्छा है, उसको पी सकते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, यूट्रोट्रॉपिक लेक, इसमें क्या होता है कि हाई आपका न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, जरूरत से ज्यादा इसमें न्यूट्रिशन होता है, इसलिए हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा होता है। एल्गल ब्लूम यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसके कारण वाटर क्वालिटी में पुअर होता है ये एरिया, क्योंकि एल्गल ब्लूम ज्यादा होता है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन बनता है मेरा क्या बनता है, हाइपोक्सिक और एनोक्सिक, मतलब क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन का सिचुएशन ऐसा बनता है, जिस कारण एनिमल्स और प्लांट्स का डेथ हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो अगर सिंपल जाते हैं, न्यूट्रिशन रहेगा वाटर के अंदर, इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उसमें कम होगा, ठीक है। और वो ऐसा ऑक्सीजन का आपका डिमांड वहां पे ज्यादा हो जाएगा फिर, क्योंकि ऑक्सीजन कमी है इसीलिए। एक तीसरा टाइप क्या होता है, मेसोट्रॉपिक लेक। मैंने क्या, इसमें क्या होता है, ना तो ज्यादा ज्यादा होता है ना तो कम होता है मेरा, इंटरमीडिएट लेवल प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर देन ऑलिगोट्रॉपिक लेक्स बट लेस देन यूट्रोट्रॉपिक लेक, ठीक है। कॉमनली क्लीन वाटर यहाँ पे होता है, जैसे पॉन्ड में हो गया, ठीक है, जिसमें कि बेड में कुछ एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह थोड़ा मोड़ा होता है। क्लियर है? इसमें मीडियम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब क्या, इसमें क्या होता है, लो होता है न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, हाई न्यूट्रिशन होता है, इसमें मीडियम न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब जिसमें मान लो कि लो न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि लो न्यूट्रिशन होता है इसलिए यहाँ पे क्या है कि आपका एल्गल ब्लूम आपका कम होता है, एल्गी कम होता है आपका, ठीक है, एल्गी पॉपुलेशन कम है। एल्गी पॉपुलेशन अगर कम है तो आपका प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी कम है तो वाटर आपका क्लीन होगा। क्लियर है? अच्छा हो जाएगा यूट्रोफिक में। आगे देखते हैं हम लोग क्या, सॉइल जो मेरा होता है, सॉइल एनिमल दो टाइप का होता है, एक होता है मूल सॉइल, लार्जेस्ट सॉइल एनिमल होता है, एक होता है मोर सॉइल, स्मॉलर। ये इतना फालतू सा चीज कभी आने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, एक क्या होता है, एक मेरा प्लांट टाइप होता है, क्लेरीफुगस होता है प्लांट, जिसको कि आपका एल्कालाइन सॉइल टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो देखो ये सब फालतू चीज कभी आने वाला है नहीं यूपीएससी के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो टेक्निक है। लेकिन क्योंकि बुक के अंदर था, तो अगर मान लो कि मैं इंक्लूड नहीं करता फिर आपको लगता है अरे वो ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया। तो बस सेंस आया कि कंप्लीट सब कुछ हो चुका है इसलिए डाल दिया था। हम्म।
ये मेरे लिए क्या होता है, मेरा क्या होता है, अब यहाँ जो लेक होता है, वाटर बॉडी होता है, इसको लोग दो जोन में डिवाइड करते हैं। एक जोन मेरा क्या होता है, फोर्टिक जोन। फोर्टिक जोन वो जोन होता है जहाँ पे सनलाइट मेरा आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। डेप्थ ऑफ लेक और ऑक्सीजन, सॉरी, डेप्थ ऑफ लेक और ओशियन दैट इज एक्सपोज टू सफिशिएंट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर, क्योंकि सनलाइट यहीं तक आ रहा था, फोटोसिंथेसिस भी यहीं तक होगा मेरा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्टिक जोन या यूट्रोट्रॉपिक जोन। क्लियर है ये चीज। अब एक में था बैकिश वाटर, बहुत बार बता चुका। बैकिश वाटर क्या होता है कि नॉर्मल सा ये लैंड रहा मेरा, ठीक है, लैंड से एक छोटा सा एरिया का जो क्या होता है, यहाँ पे लैंड मान लो वाटर बॉडी, तो ये वाटर बॉडी क्या है, एक छोटे से एरिया से आपका सी से जुड़ा होगा, जो कि मेरा चिली लेक है। तो इसका जो आपका सैलिनिटी होगा क्या होगा, फ्रेश वाटर से ज्यादा होगा बट सी वाटर से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे mix up हो रहा है ना फ्रेश वाटर और सी वाटर। तो है वाटर दैट हैज मोर सैलिनिटी देन फ्रेश वाटर, यहाँ का जो वाटर होता है वो ज्यादा सैलिनिटी होता है फ्रेश वाटर से, ठीक है, बट नॉट एज मच एज सी वाटर, सी वाटर से कम होता है, में रिजल्ट फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ सी वाटर विद फ्रेश वाटर। क्लियर है। अब माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, तो माइक्रो क्लाइमेट इज अ लोकल एटमॉस्फेरिक वेयर द क्लाइमेट डिफर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। तो बहुत जगह पे क्या होता है, बहुत आपका एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पे क्या देखोगे, अरे इस रास्ते, इस मोहल्ले में बरसा हो रहा है बट अगले मोहल्ले में क्या क्या धूप निकला हुआ है, ठीक है, क्लियर, ऐसा बहुत जगह आपने देखा होगा। तो मेनली क्या होता है, कुछ ऐसा माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जो कि इस टाइप के चीज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बायो कैपेसिटी। बायो कैपेसिटी, बायो कैपेसिटी मतलब क्या, कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कैपेसिटी का बात हो रहा है, मतलब क्या हमारा इन्वायरमेंटल कैपेसिटी का बात हो रहा है, ठीक है। तो बायो कैपेसिटी इज ऑफ एन एरिया टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड एब्जॉर्ब वेस्ट। तो बायो, किसी भी एरिया का बायो कैपेसिटी क्या होता है कि कितना रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकता है, कितना दे सकता है रिसोर्सेज, और कितना वेस्टेज को अपना अंदर में समा सकता है, ठीक है, ये उसका बायो कैपेसिटी होता है। क्लियर है। किसी भी इंसान का कैपेसिटी क्या हो, कितना खा सकता है कितना निकाल सकता है, ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। When the area's ecological footprint exceeds its biodiversity and sustainable ecology, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इन्वायरमेंट का अपना खुद का एक बैलेंस होता है, जितना वो डिस्ट्रक्ट करता है उतना वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी करता है, ठीक, तो खुद को मेंटेन करता है, बैलेंस बना के रखता है। कि प्रॉब्लम तब होता है जब ह्यूमन आके उस बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। एक होता है टर्म ग्लोबल हेक्टेयर, जो होता है ये क्या करता है, पूरा अर्थ का बायो कैपेसिटी को मेंटेन करता है, पूरा अर्थ का बायो कैपेसिटी कितना है, ठीक है, पूरा अर्थ एज एन होल कितना रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और पूरा अर्थ जो है एज एन होल कितना एब्जॉर्ब करता है वेस्टेज, ठीक है, उसको हम ग्लोबल हेक्टेयर के नाम से जानते हैं। एक क्या होता है जीरो सेरस, क्या होता है मेरा जीरो सेरस, इज अ प्लांट सक्सेशन विच इज लिमिटेड बाय वाटर अवेलेबिलिटी। अब देखो किसी एरिया में क्या है कि आपका ये प्लांट लगा है, ठीक, अब इस प्लांट को चाहिए वाटर, बट क्या होगा कि वाटर स्कार्सिटी यहाँ पे हो गया, तो क्या होगा, ये प्लांट कहीं ना कहीं इवॉल्व करके या फिर इसका एवोल्यूशन होगा, ठीक है, ये अडॉप्ट करेगा, अडॉप्ट करके एक न्यू स्पेसिस वहां पे आएगा जिसको कम वाटर चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो उसी को हम लोग कहेंगे जीरो सेयर इज अ प्लांट सक्सेशन विच इज लिमिटेड बाय वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। नहीं अगर मैं अगला टर्म है क्या, बायो प्रोस्पेक्टिंग। ये क्या होता है, ज्यादा पेज लास्ट ही पेज बचा है मेरे पास। हाँ, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है मेरा, इज एन अम्ब्रेला टर्म डिस्क्राइबिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड यूजफुल बायोलॉजिकल सैंपल एंड मैकेनिज्म, टिपिकली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज आइदर विद और विदाउट द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, बायो का मतलब क्या आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ नया चीज को मिलने के बाद आपको उसको प्रेजेंट करे समझे, ठीक ना। तो ये बात है कि अम्ब्रेला टर्म होता है डिस्क्राइब करने के लिए, भैया कुछ नया डिस्कवरी आपका कंट्री में हुआ है या फिर कोई बायोलॉजिकल सैंपल मिला है, तो उसको मतलब रिफ्लेक्ट करने के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग। एक में अगला टर्म क्या है, वाइल्ड क्राफ्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग प्लांट फ्रॉम देयर नेचर। अब देखो मान लो कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक पेड़ है, ठीक है, एग्जांपल, स्टार्टिंग में क्या है, जो भी आज के टाइम में एग्रीकल्चर क्रॉप देखते हैं, चाहे वो वीट हो, मकई हो, जो भी हो, मैज हो, कॉर्न हो, सब क्या होता है एक टाइम में वाइल्ड में होता है, ठीक है। तो मान लो ये एक जंगल है मेरा, ठीक ना, ये जंगल है, इस जंगल में ये प्लांट सब है, ठीक। आप जंगल घूमने गए, आपको ये प्लांट बहुत अच्छा लगा, ठीक, आपने क्या किया, उस प्लांट को जंगल से लाके अपने घर में गार्डन में आपने लगा दिया, ठीक है। तो आप क्या काम कर रहे हो कि वाइल्ड में जो एनिमल, वाइल्ड में जो प्लांट होता था उसको आप उसका नेचुरल हैबिटेट से निकाल के आप अपने कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं मतलब अपना खुद का आर्टी मतलब सीनरी पर्पज के लिए या फिर मेडिकल पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वाइल्ड क्राफ्टिंग। देखो आप पढ़ो, तो वाइल्ड क्राफ्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग प्लांट्स फ्रॉम देयर नेचुरल और वाइल्ड हैबिटेट फॉर फूड और मेडिकल पर्पज। क्लियर है। मैं बोला तो टेक्स्ट पढ़ने से पहले ही कोशिश करता हूँ सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। एक अगला टॉपिक मेरा क्या है, प्लास्टिक कल्चर। प्लास्टिक कल्चर क्या है, अब नाम में क्या, प्लास्टिक,
प्लास्टिक का नाम हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक का नाम हुआ है, और कल्चर, ठीक, तो रिफर्स टू अडॉप्टेड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। मतलब क्या कि बायो प्लास्टिक कल्चर क्या है कि मेरा एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें कि हम लोग ये यूज करते हैं प्लास्टिक मटेरियल कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज कर सके, ठीक है। अब क्या सिंक, मैंने क्या देखा, कार्बन सिंक हमने देखा था, कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक हमने, हाँ भैया जैसे मैं बताता हूँ, जैसे बता रहा हूँ, देखो 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 बता रहा हूँ। अब जैसे क्या एग्जांपल, आप क्या होता है आप खेती वगैरह मतलब करने का जो आपका मान लो गेहूं का फसल हुआ है, ठीक है ना, गेहूं का फसल का आप क्या होता है, आप एक बोरी में बंद करते हो, ठीक है, क्लियर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जूट जूट का बोरी में अगर बंद करते हो, कल को बारिश वगैरह होता है तो वो पूरा आपका पानी अंदर सीप कर जाएगा, इसी कारण आपका पूरा फसल खराब हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे हम लोग अच्छा अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बारिश में बारिश भी होगा तो अच्छा से वाटर प्रूफ कवर हो जा रहा है उसका, क्लियर। एक यूज हो गया, दूसरा यूज हो गया कि आपका टूल्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं प्लास्टिक को। आयरन का टूल्स होगा तो जंग लग सकता है आपको कहीं ना कहीं, एग्जाम्पल, प्लास्टिक का टूल्स होगा तो हल्का भी होगा और उसमें जंग भी नहीं लगेगा, क्लियर है। तो ये हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्लास्टिक कल्चर। अब मैंने क्या बताया था कल आपको कि अगर इन्वायरमेंट से अगर हमको कार्बन रिड्यूस करना है एनवायरमेंट के अंदर, मैं ग्रीन हाउस गैस को, अगर ग्लोबल वार्मिंग को मेरे को प्रोटेक्ट करना है, तो ग्लोबल वार्मिंग को मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आज का टेम्परेचर ना बढ़े, तो मेरे को दो ऑप्शन मेरे पास, क्या, मैं जो कार्बन इमिशन है उसको कम करूँ, ठीक है। ये तो पॉसिबल है नहीं, तो कोई कंट्री तैयार होगा नहीं अपना वो छोड़ने के लिए, ठीक है, कि भैया मैं इंडस्ट्री बंद कर देता हूँ बिकॉज इन्वायरमेंट को इतना नुकसान हो रहा है, ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक। तो अब तो ये तो दूसरा रास्ता क्या बच रहा है मेरे पास, जो इमिशन हो रहा है मेरा एटमोस्फेयर के अंदर, या फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज एटमोस्फेयर में जा रहा है, एटमोस्फेयर के अंदर जो मेरा गैसेज है उसको रिड्यूस करना। उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करते थे, अगर उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए मेरे पास क्या होता है, दो तरीका, एक क्या होता था मेरा नेचुरल, ठीक है, एक होता था आर्टिफिशियल तरीका। नेचुरल तरीका क्या है मेरा, भैया एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगा दो, जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगाओगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो ये एक नेचुरल तरीका था। बट क्योंकि आपके पास लैंड आपका स्केयर रिसोर्सेज है, तो एक लिमिट से ज्यादा आप नेचुरल फॉरेस्ट को बढ़ा नहीं सकते हो, क्लियर है। तो अब दूसरा इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल तरीका मेरा दो टाइप का होता है, ठीक है। एक क्या होता है कि आपने एटमोस्फेयर के अंदर जो कार्बन है ना, उसको आपने कार्बन को कैप्चर किया और कहीं पे स्टोर कर दिया, कैप्चर एंड स्टोर, क्लियर है, अंडरग्राउंड आपने स्टोर कर दिया। दूसरा तरीका क्या था कि आपने कार्बन को कैप्चर किया और उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो कार्बन को पकड़ के जहां पे हम लोग क्या स्टोर कर देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन सिंक, क्लियर है। तो देखो, सिंक मीन्स एनी प्रोसेस एक्टिविटी और मैकेनिज्म विच रिमूव अ ग्रीन हाउस गैसेस, क्लियर है। सिंक मीन्स एनी प्रोसेस एक्टिविटी और मैकेनिज्म विच रिमूव अ ग्रीन हाउस गैस, क्लियर है ये चीज। एडाप्टेशन कमेटी, ये जो आया था कैनकन आपका एडाप्टेशन फ्रेमवर्क के अंदर आया था, एडाप्टेशन कमेटी के बारे में हमने वहां देखा था। कैनकन जो हुआ था, सीओपी शायद मेरा हुआ था 21 नहीं 19 20 में हुआ था, नहीं वार्सो हुआ था 19 में, लिम्का हुआ था इसमें 20 में, कैनकन शायद आपका हुआ था 19 के आसपास, 17 में जो भी था। तो कैनकन फ्रेमवर्क में आया था, एडाप्टेशन कमेटी के बाद आया था। काटिंगा ग्रुप हमने देखा था, ये क्या होता है, आउटकम ऑफ यूएनएफसीसी प्रोसेस एंड लो कार्बन डोमेस्टिक आउटपुट, इसमें ये डिसाइड हुआ था। क्लीन डेवलपमेंट फंड अंदर किसके है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में डिसाइड हुआ था, क्लीन डेवलपमेंट फंड हमको रखना है। एक और आया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या था, कार्बन क्रेडिट का, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट हो गया मेरा, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर था, क्योटो प्रोटोकॉल मेरा लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी इसके अंदर ही आया था मेरा, ठीक। तो मैंने क्या बताया, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको जितना रिपीट करोगे तो अपने आप वो हो जाएगा, ठीक है। बहुत चीज ऐसा होगा जो कि रट्टा नहीं है इसके अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज सब इसके अंदर है, ठीक है। तो हमारा ये इन्वायरमेंट का कंप्लीट हो गया है, ये हमारा इन्वायरमेंट का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये वाला ये मतलब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने 8 लेक्चर किया, इस 8 के थ्रू हमने क्या किया, विजन मतलब जो आईएएस शंकर जो मेरा बुक था इन्वायरमेंट का, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।